नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। 5 अगस्त का वो दिन बांग्लादेश के इतिहास में एक अराजक और हिंसक दिन के रूप में दर्ज हो गया। बांग्लादेश के लोगों ने अपने ही संस्थापक और अपने ही राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी, उनके ऊपर जूते चप्पल फेंके। शेख हसीना जब देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुई, तब सेना ने उन्हें केवल 40 मिनट दिए थे। उनकी सेना ने उन्हें कहा कि वो 40 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश को छोड़ दें। इसके बाद शेख हसीना ने जल्दबाजी में अपने 30 बैग पैक किए और उसकी भी सेना ने तलाशी की, क्योंकि जब अफगानिस्तान में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, तो वहाँ के राष्ट्रपति जब देश छोड़कर जा रहे थे तो वो करीबन 1400 करोड़ का सोना अपने बैगों में भरकर ले गए थे। ऐसा ना हो इसीलिए बांग्लादेश सतर्क था, लेकिन इस तरह से उन्होंने अपने देश का सोना बचा लिया, लेकिन देश को हिंसा की आग में झोंके रखा। जैसे ही शेख हसीना का विमान भारतीय वायु सीमा की ओर दाखिल हुआ, भारत ने अपने पश्चिम बंगाल में स्थित वायुसेना बेस हाशिमारा में अपने 101 स्क्वाड्रन के 2 राफेल विमान अपनी टेरिटरी में तैनात कर दिए। उसके बाद उन्होंने इस वीआईपी गेस्ट को सुरक्षित भारत की भूमि पर उतार लिया। फिलहाल शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं और यहाँ से वो लंदन जाएंगी। लेकिन एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि क्या इस आंदोलन के पीछे केवल और केवल छात्र हो सकते हैं? इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथ हो सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना खुद आरक्षण की विरोधी थी। साल 2018 में उन्होंने आरक्षण खत्म करने की मांग जो छात्रों की थी उसको मान भी लिया था और उसके बाद से एक तरीके से ये आंदोलन खत्म हो गया था। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को फिर हवा दी गई और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद जो छात्र आरक्षण की मांग थी और उस आंदोलन को लेकर चलने वाले लोग थे, जो छात्र थे, वो पीछे रह गए और उसके बाद जमाते इस्लामी और बीएनपी के छात्र शाखा जो संगठन थे, उन लोगों ने इस आंदोलन की कमान संभाल ली। कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो कोरोना के बाद के हालात थे और वहां पर जो आर्थिक स्थितियां खराब थी और यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से चीज़ों पर महंगाई बढ़ी थी, जो आयात करता था बांग्लादेश, उन चीज़ों पर महंगाई बढ़ी थी। उसके बाद बेरोजगारी चरम पर थी और छात्रों का गुस्सा उफान पर था और इसी बात का फ़ायदा बाहरी ताकतों ने भी उठाया होगा और इसका फ़ायदा उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल छात्र संगठनों को मिलाकर ही लिया होगा। फिलहाल भारत के लिए ये एक खतरनाक स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति प्रिय देश है और वो चाहता है कि उसके आसपास शांति और स्थिरता रहे। लेकिन आप देखिए, इस वक्त चारों तरफ से भारत कट्टरपंथी ताकतों के बीच घिर चुका है। नेपाल जो इकलौता देश है जो एक न्यूट्रल कंट्री कहलाता था, इस वक्त वो भी चीन के प्रभाव में है और वहां पर कम्युनिस्ट की सरकार है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी हालात अच्छे नहीं हैं, वहां भी सेना का दबदबा चलता है। और इसी तरह से श्रीलंका, जहां का पिछला तख्ता पलट भी लोगों ने देखा था और वो भी देखा था कि किस तरह से वहां पे राष्ट्रपति आवास में लोगों ने लूटपाट की थी, ठीक ऐसा ही बांग्लादेश में भी हो रहा है। हालांकि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि लोकतंत्र बहाल रहे, शांति स्थिरता आने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से ही अगली सरकार चुनी जाए। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं बनती, तब तक भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ऐसे देशों से घिर चुका है जहां पर कट्टरपंथी ताकतें अपना सिर उठा रही हैं। ये स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए भारत इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। भारत अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया भी दे रहा है। भारत के सामने 2 मोर्चे हैं, एक तरफ उसे अपने पड़ोसी कट्टरपंथी ताकतों से भी जूझना है और दूसरा बांग्लादेश से इस वक्त जो शरणार्थियों का दबाव भारत की ओर बढ़ेगा, उसको भी झेलना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।